हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल किस देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है? सही जवाब ऑप्शन सी, रूस, रसिया। रसिया के प्रेसिडेंट ने इस अवार्ड पे साइन करके, और ये जो एक सम्मान है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान दिया है। और ये सम्मान किस लिए दिया है? क्योंकि भारत, इंडिया और रसिया के बीच जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेटजिकली एक डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया है, उसके बाद ये सम्मान उन्हें दिया गया। ये जो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल है, ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसमें उल्लेखनीय काम करने वाले, चाहे वो रूसी नागरिक हो या देश विदेश के प्रमुख नेता, उन्हें दिया जाता है। इसे 17वीं शताब्दी लगभग 1690 के आसपास जार पीटर प्रथम ने इस सम्मान को अपोस्टल एंड्रयू के सम्मान में शुरू किया था। लेकिन 1917-18 में जब रूसी क्रांति हुई थी, इस पुरस्कार को समाप्त कर दिया गया और उस समय तक दुनिया भर में 1000 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका था। फिर 1998 में उस समय रूसी जो प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्त्सिन, उन्होंने इसे दोबारा शुरू किया। उसके बाद इस सम्मान को पाने वाले में विशिष्ट जो लोग हैं, उनमें चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, अजरबैजान के पूर्व राष्ट्रपति हैदर अलीयेव, कजाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायव को सम्मानित किया जा चुका है। आप सबको मैंने बताया था कि नूर सुल्तान नजरबायव अब जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहे हैं उनसे वो दूर हट गए हैं। तो ये थी जो सेंट एंड्रयू द अपोस्टल के बारे में। अभी जो हमें एक और बात जाननी है कि अभी हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारे देशों ने अपने सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो दिया है, या इंटरनेशनल ऐसे बहुत सारे अवार्ड हैं जो इन्हें दिया गया है। इससे ठीक पहले आप सबको पता है यूएई ने इन्हें जायद मेडल से सम्मानित किया था। उससे पहले इन्हें जो शुरुआत के समय में जो इस वर्ष का जो पूरे दुनिया का पहला फिलिप कोटरल प्रेसिडेंशियल अवार्ड था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। उससे पहले इन्हें सियोल पीस प्राइज 2018 दिया था। फिर यूएन का अवार्ड 2018 यूएन एनवायरनमेंट अवार्ड इन्हें मिला था 2018 का। फिलिस्तीन का हाईएस्ट अवार्ड मिला था। तो ये सारे बहुत सारे अवार्ड हैं जो इन्हें मिले हुए हैं। इनका डिटेल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, आप वहाँ से इसे समझ सकते हैं। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन AI एवरीथिंग की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब ऑप्शन बी, यूएई। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है, इसकी जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 30 अप्रैल से 1 मई के बीच यूएई में। और इसका जो उद्देश्य है वो है सरकार, व्यापार और समाज के भविष्य पे वैश्विक बातचीत को सशक्त बनाना। यह यूएई के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO और स्मार्ट दुबई के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत यह आयोजित किया जा रहा है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 और 2019 के बीच भारत की जनसंख्या का औसत वार्षिक दर कितना है? सही जवाब ऑप्शन बी, 1.2%। देखिए, ये जो एक संयुक्त राष्ट्र का पॉपुलेशन फंड एक रिपोर्ट उन्होंने इस बार निकाला है और इस रिपोर्ट में बताया है कि 2010 और 2019 जो लगभग 10 सालों का एक पूरा रिकॉर्ड रहा है, एक पूरे डेकेड का, उसमें भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। ये चीन से डबल रफ्तार से बढ़ रहा है। चीन ने जहां 2010 से 2019 के बीच 0.5% के रेट से उनका जो है जनसंख्या बढ़ा है, वहीं भारत 1.2% की दर से यहाँ का जनसंख्या बढ़ा है। ये जनसंख्या अब कुल 1.36 यानी लगभग 136 करोड़ यहाँ की जनसंख्या भारत की बताई जा रही है साल 2019 तक, जिसका जो ग्रोथ ऑफ रेट है वो है 1.2%। वैसे ही जो यहाँ पे जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसमें भी सुधार हुआ है। 1969 में जन्म के समय सिर्फ 47 वर्ष थी, जो 2019 में ये 69 वर्ष अब भारत में हो गई है। अगर मेल फीमेल देखें तो फीमेल की प्रत्याशा अधिक है, मेल की कम है। वहीं जो प्रति महिला कुल प्रजनन दर है वो 5.6 थी 1969 में, 1994 में 3.7, 2019 में 2.3, यानी ये भी जो है प्रजनन दर भी जो है महिलाओं में ये कम होती जा रही है। ये रिपोर्ट आप हमारे वेबसाइट jagranjosh.com पे डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। और बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। जापानी इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम और उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने दस्तक अभियान की शुरुआत की है? सही जवाब ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 12 फरवरी 2018 को
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये जो दस्तक प्रोग्राम है इसे शुरू किया गया था। और ये किस लिए शुरू किया गया था कि 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों में खून की कमी की जांच, 6 माह से 5 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान, 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए का घोल दिया जाएगा इस अभियान के तहत। साथ ही दस्त रोग, निमोनिया, जन्मजात बीमारियों से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उन्हें निःशुल्क जांच, उपचार और परिवहन सेवा दी जाएगी। ये जो दस्तक अभियान थी ये तो थी कि ये सारी बीमारियों को बताने के लिए शुरू हुआ था। जापानी इंसेफ्लाइटिस, जिसके तहत ये सारी बीमारियों की शुरुआत होती है, जिसे दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह एक फ्लैवी नामक वायरस से संक्रमण फैलता है और इसकी खोज 1871 में जापान में की गई थी, इसीलिए इसे जापानी बुखार या जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। ये सबसे अधिक जो है बच्चों को प्रभावित करता है और इसका वायरस जंगली सूअर और पक्षियों के माध्यम से भी फैलता है। इसका सबसे पहला प्रभाव जो होता है वो दिमाग पे पड़ता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। प्रभावित बच्चे की आंखें लाल हो जाती है, शरीर अकड़ने लगता है और ये तकरीबन सबसे ज़्यादा 1 से 14 साल तक के बच्चे में जो है इसके चपेट में आते हैं। आपको पता होगा पिछले साल ही इसी के तहत गोरखपुर का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उससे एक मिशन मोड में निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने ये दस्तक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और अब जाके संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन निधि जो यूनिसेफ है उसने जो उत्तर प्रदेश ने जो दस्तक कार्यक्रम चलाया उसकी सफलता को देख के उसकी सराहना की है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे जो भी इफेक्टेड रीजन है, लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट इससे इफेक्टेड है, उसमें सभी बच्चों को इसके तहत जो भी टीकाकरण था वो पूरा कर दिया। अब इंटरनेशनली इसे रिकॉग्नाइज किया गया। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। गोपालगंज टू रायसीना किस राजनेता की आत्मकथा है? सही जवाब ऑप्शन बी, लालू यादव। अभी हाल ही में उन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। हालांकि लालू यादव जी अभी जेल में बंद है, लेकिन ये पुस्तक जो उनकी आत्मकथा है गोपालगंज टू रायसीना, इसके ऊपर बहुत ही बवाल, बहुत ही घमासान मचा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई है जो कि कुछ लोग इसे पसंद नहीं करना चाहते, जैसे कि प्रशांत किशोर के ऊपर बताई गई, नीतीश कुमार के ऊपर बताई गई, ये सारी बातें हैं। जो इसका जो प्रस्तावना है सोनिया गांधी ने लिखा है। सोनिया गांधी जो कि पहले आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी चीफ थी वो। इसका प्रस्तावना और उपसंहार के अलावा इसमें 13 अध्याय हैं, 13 चैप्टर हैं इसमें। और ये जो किताब है लालू यादव जी ने, पत्रकार हैं नरेंद्र वर्मा, उनके साथ मिल के लिखी अपनी आत्मकथा। 235 पेज की बुक है और रूपा पब्लिकेशन ने इसे प्रकाशित किया है। हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषा में होंगी। अंग्रेजी में ये गोपालगंज टू रायसीना है, हिंदी में ये गोपालगंज से रायसीना है। अगला सवाल, हाल ही में रक्षा वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब ऑप्शन ए, गार्गी कौर। गार्गी कौर, अभी क्या हुआ है कि केंद्र सरकार ने बहुत सारे पदों पे नियुक्तियां की है। उसी के संबंध में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्ति है कि डिफेंस में फाइनेंस सेक्रेटरी को अपॉइंट करना, जिसे कि रक्षा वित्त सचिव कहते हैं। और गार्गी कौर को जो कि 1984 बैच के जो है आईएएस ऑफिसर हैं, उन्हें इस पद पे नियुक्त किया गया। अगला सवाल, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सऊदी अरब के उपग्रह को कक्षा में रखकर अपना पहला व्यावसायिक प्रक्षेपण शुरू किया? सही जवाब ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स है जिसके सीईओ हैं एलॉन मस्क। उन्होंने जो है अब अपने जो स्पेस एक्स है इसके तहत उन्होंने अब अपना जो है कमर्शियल फ्लाइट शुरू की है। और इसी फ्लाइट के तहत उन्होंने सऊदी अरब का जो पहला उपग्रह है सऊदी सेट के तहत वो उसे वहाँ पे उन्होंने भेजा है। ये जो उपग्रह है 13,000 पाउंड का ये दूरसंचार उपग्रह है जो अरब सैट के द्वारा संचालित होगा। यह टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल सेवा में सहयोग प्रदान करेगा और मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के लिए मददगार साबित होगा। इसे जो इस उपग्रह को फाल्कन हैवी रॉकेट से भेजा गया और इसे अपनी कक्षा में रखा गया। पहला वाणिज्यिक प्रक्षेपण हुआ है ये। अगर इसकी बात करें स्पेस एक्स की, तो इस कंपनी का पूरा नाम है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्प, जिसकी शुरुआत 2002 में जो इनके सीईओ है एलॉन मस्क उन्होंने शुरू किया था। और ये निजी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया के हॉथॉर्न में। अगला सवाल, किस राष्ट्र के सांसदों ने अपने राष्ट्र और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक नया विधेयक पेश किया है? सही जवाब ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका यूएसए में कुछ सांसदों ने यूएस इंडिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक नया कानून बिल HR 2123 को वहाँ पे पेश किया है। अगर ये पारित हो जाता है तो यह कानून सुनिश्चित करेगा कि अमेरिकी राज विभाग
शस्त्र निर्यात या जो भी वहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट हो, चाहे जो भी हथियार हो, उसके नियंत्रण अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए भारत को नाटो सहयोगी के रूप में मानेगा। ये एक बहुत ही बड़ा जो है स्टेप लिया गया अमेरिका में। अगर भारत भारत के पक्ष में ये बिल पास हो जाता है तो भारत को एज इक्वल टू नाटो मेंबर माना जाएगा, क्योंकि नाटो मेंबर्स के अपने अलग से उनके विशेषाधिकार हैं और ऐसा ही अब भारत को भी अमेरिका मानने लगेगा इस बिल के पास होने पे। नाटो की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है जिसे 29 उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच ये अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। यह 4 अप्रैल 1949 को शुरू हुआ था और वह तब से लागू हुआ था। इसमें सबसे बड़ी बात जो है, इनके जितने भी मेंबर होते हैं नाटो के उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के, इसमें सभी मित्र इनके सदस्यों का मानना होता है कि अगर एक कंट्री के साथ वॉर होता है तो इट विल बी कंसीडर एज वॉर फॉर ऑल, यानी एक देश अगर वॉर में जाएगा तो जितने भी नाटो के मेंबर हैं सभी लोग उनके साथ जुट जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक इकोसिस्टम है नाटो। अगर भारत को उस तरह की भी एक प्लेटफॉर्म दी जा रही है तो भारत के लिए बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजिक विन होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज के इस पहले सेगमेंट को यहीं खत्म करेंगे। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे, जहाँ पे मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब बताएंगे और आपके लिए एक नया सवाल भी रखेंगे। मैंने पूछा था आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए, विक्रम नाथ। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ हैं और इन्हें ही पहला आंध्र प्रदेश का जो है फुल टाइम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह जस्टिस सी प्रवीण कुमार का स्थान लेंगे जो इंटरिम चीफ जस्टिस से आंध्र प्रदेश का फुल टाइम नहीं थे। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना हुई और तब से वो अलग काम करना शुरू कर दिया। और अब एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 का हाल ही में समापन हुआ। यह रक्षा अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। साथ ही हमारे फीडबैक भी आप हमसे शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें JagranJosh.com।